हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुकेश तिवारी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 4 ऑफ सेट थ्योरी। So in the previous three lectures we have explored a number of things regarding the sets. Yes, I hope you have understood all and doing practice according to that, right? So today we are starting here the lecture 4. In this particular lecture we are going to discuss about the various operations on the sets as I told you earlier. ऑपरेशंस क्या होते हैं सेट्स में? तो जनरली जब हम मैथ्स में ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि शुरू से जूनियर क्लासेस से हम ये समझते आ रहे हैं कि जो अगर बेसिक ऑपरेशंस की मैथ्स में बात करें तो वो 4 ऑपरेशंस होते हैं बच्चों, राइट? व्हाट? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में। बट यहाँ सेट थ्योरी में क्या ऑपरेशंस हैं, किस तरह का ऑपरेशंस हैं? बिकॉज सेट थ्योरी इज ए वेरी न्यू डोमेन विच आपने देखा कि पिछले लेक्चर्स में किस तरह से होते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में ऑपरेशंस की ही बात करेंगे कि क्या क्या ऑपरेशंस यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। बट बिफोर जंपिंग ऑन टू द ऑपरेशन हियर, फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू अबाउट द सेट्स. What is that? That is a Venn diagram. So put the heading first, Venn diagram. What are the Venn diagrams in the set theory? As per its name here, this is nothing but the diagrams. और आगे क्या लिखा है? Venn. Venn, simply you can understand it was the name of an English logician called John Venn. तो जॉन वेन ने इन्वेंट किया, तो उनके नाम से ही हम इनको वेन डायग्राम्स समझते हैं. सो व्हाट इज दैट? वेन डायग्राम्स इन द सेट थ्योरी इज व्हाट? एक्चुअली अभी हमने क्या समझा बच्चों कि हम सेट्स को 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 तरह से लिखते हैं, 2 तरह से नोट करते हैं कि किसी सेट को या तो हम टेबलर फॉर्म में लिखते हैं या हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं. बट टुडे वी आर गोइंग टू नो कि देयर इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट ए सेट डायग्रामेटिकली, यानी कि हम सेट को डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो वेन एवर वी रिप्रेजेंट ए सेट थ्रू ए डायग्राम, इट इज कॉल्ड वेन डायग्राम. बिकॉज ये सबसे पहले वेन ने इस तरह से डिस्कवर किया, इनको बताया. तो ये सेट थ्योरी को एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. सो वेन डायग्राम इज व्हाट? यू कैन राइट वेन डायग्राम्स आर, we can write here Venn diagrams are the pictorial representation of a set. Simple is that कि एक सेट को पिक्टोरियली डायग्रामेटिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज नोन एज अ वेन डायग्राम. तो आप सोच रहे हो कि इसमें क्या होता है. सो वी कैन राइट इट. सो हियर द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल. तो यहां जो यूनिवर्सल सेट होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था, उसके लिए यहाँ पे रेक्टेंगल यूज किया जाता है. यानी कि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? एंड ऑल अदर सेट्स which are actually nothing but the subsets of universal set. I told you that universal set is the superset of all the sets. So all other sets will be the subsets. So all other sets are represented by the circles. So students, हम यहाँ पे 2 तरह के डायग्राम्स यूज करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट? मैंने कहा एक तो रेक्टेंगल और दूसरे सर्कल. तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो हमारा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होगा और उसी के अंदर सारे ये सेट्स आते हैं जो अंडर कंसिडरेशन होते हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटेड एज द सर्कल्स, राइट? सो हाउ इट इज यू कैन सी हियर. इन जनरली यू कैन सी द फिगर लाइक दैट, यू कैन सी द डायग्राम लाइक दैट. इस तरह से फर्स्ट यू ड्रॉ द रेक्टेंगल
ये आपका रेक्टेंगल हो गया जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अंडरस्टैंड? तो इसमें हम ये बता सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। उसके लिए आप उसका जो सिंबल होता है यू, जो मैंने बताया था, विथ दैट यू मेंशन आइदर इन दैट कॉर्नर और हियर, कहीं पर भी एक जगह अंदर या बाहर, आप अंदर भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर भी आप यूनिवर्सल सेट मेंशन कर सकते हैं यहां पर इस तरह से। ओके, तो दिस इज द मेंशनिंग ऑफ यूनिवर्सल सेट इस तरह से। देन द अदर सेट्स विच आर गिवन एज ए, बी और सी और डी विच यू ड्रॉ इनसाइड इट। इस तरह से आप इसके अंदर सेट ए, सेट बी ऐसे लिख सकते हो या आप बाहर लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस। ओके, तो इस तरह से हम डायग्राम्स बनाते हैं। डायग्राम के थ्रू हम सेट्स को अब रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज दैट कि सर व्हाट्स द नीड हियर, हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दीज डायग्राम्स। एक्चुअली हमने क्या बताया कि इस लेक्चर में आज हम लोग पर्टिकुलरली क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑपरेशंस। तो वेरियस ऑपरेशंस which we are going to discuss further actually are represented by the Venn diagrams. That's why Venn diagram is going to be a very important topic, not only for the set theory only. अभी आप आगे जब 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो आपको एक टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ Venn diagrams and the operations. That's why it is very important to understand. So see one example कि हाउ डू वी दीज ऑल थिंग्स। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा कि लेट देयर इज ए यूनिवर्सल सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, this is a universal set and some sets are there under consideration like 2 3 4 5 and set B is here, suppose 3 5 6 and 7, these are two sets. So how do we represent these three sets through the diagrams called Venn diagram? So see here, see in Venn diagram, first of all see what is the universal set. Universal set is here containing 10 elements. These are the 10 natural numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और जो सेट A और B हैं उनके एलिमेंट्स देखिए, सेट A और एलिमेंट 2 3 4 5 3 5 6 7। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि इन दोनों सेट्स में क्या कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। यस, हमने देखा यहाँ पे कि 3 इज कॉमन हियर, 5 इज कॉमन हियर, ये दो एलिमेंट कॉमन है। मे बी ऐसा भी होता कि इनमें कॉमन नहीं होते। तो ये जो अभी हमने डायग्राम बनाया है वो उस सिचुएशन में, उस सिनारियो में आपको ड्रॉ करना होगा जब सेट ए और बी में कॉमन एलिमेंट ना हो। ओके, देन दोनों सेट्स जो बनाएंगे आप, ए और बी दोनों सर्कल्स जो बनाएंगे, दे विल बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो ऐसे सेपरेट करके अलग अलग करके बनाएंगे। बट इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो कि जब ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन हो, देन वी ड्रॉ द वेन डायग्राम लाइक दैट। तो देखिए उसका वेन डायग्राम ऐसे बनाते हैं, देन वी ड्रॉ द सर्कल्स इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, इन दैट मैनर वी ड्रॉ। ओके, तो दिस इज सेट ए, दिस वन इज सेट बी एंड दिस इज द यूनिवर्सल सेट। हमने कहा यू या तो इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे आप कहीं भी मेंशन कर सकते, नीचे नहीं करेंगे, अबव साइड। ओके, तो इस तरह से अब क्या करना होगा, अब आपको रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पे नोट करने होंगे। तो सबसे पहले आपको नोट करने होते हैं वो एलिमेंट जो कॉमन है, यानी कि यहाँ पे रीजन्स बन रहे हैं, राइट। यू सी इन द डायग्राम यू हैव द नंबर ऑफ रीजन्स, this region is there, this region is there, this region is there, and the remaining region is there outside the circles. Okay, इन regions में हमको एलिमेंट फिल करने होते हैं। तो सबसे पहले हम ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो रीजन फिल करते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं 3 और 5, तो यहाँ पर हम एलिमेंट 3 और 5 मेंशन करेंगे, 3 and 5 दो एलिमेंट यहाँ आएंगे। देन यू कैन फिल द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट से 2 3 4 5, 3 और 5 यहाँ आ गए, तो बचे आपके 2 और 4, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। सिमिलरली द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ बी 6 and 7, वो आप यहाँ फिल करेंगे। ओके, इस तरह से ए और बी के एलिमेंट्स यहाँ पे फिल हो गए। अब यूनिवर्सल सेट को देखिए, क्योंकि ये सारे जो एलिमेंट है या ये दोनों सेट हैं तो सबसेट यूनिवर्सल के ही, तो ये सारे एलिमेंट तो यूनिवर्सल में भी आए होंगे, ऑफ कोर्स आए होंगे, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुके हैं क्योंकि टोटल रीजन यूनिवर्सल सेट का ही है। तो रिमेनिंग एलिमेंट जो बच गए यूनिवर्सल, क्या बचे होंगे, देखिए यहाँ पे 1 बचा है, 2 3 4 5
ये 2 3 4 5 और 6 7 ये एलिमेंट हमारे फिल हो चुके हैं। अंडरस्टैंड? व्हाट आर लेफ्ट हियर? 8 9 10। तो अब आपको 1 कहीं पर भी जहां आपको जगह दिखे वहां पर आप लिख सकते हो। 1 लिख दिया आपने और आपके 8 9 10 आपने यहाँ पे 8 लिख दिया, 9 लिख दिया और यहाँ पे आपने 10 लिख दिया। दैट्स ऑल। दिस इज कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज 3 सेट्स। दिस इज कॉल्ड द वेन डायग्राम। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेन डायग्राम। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल इट इज। ओके, तो इस तरह से वेन डायग्राम के थ्रू भी हम अपने सेट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ, इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, नथिंग एल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेन डायग्राम। और क्या इनका यूटिलिटी है ये हमने अभी बताया। वेन डायग्राम्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम आज के जो लेक्चर में हम ऑपरेशंस समझने वाले हैं, उन वेरियस ऑपरेशंस को हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा कि जैसा कि जब हम आगे के टॉपिक्स में जाएंगे प्रोबेबिलिटी वगैरह में, तो वहाँ पर भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। अंडरस्टैंड? और दूसरी चीज़, also we can use the concept of this Venn diagram in our practical problem, day to day life problem. We can also use the concept of Venn diagram. Kaise? We will see further. Okay, so wait for that. So this is all about the Venn diagram. Now we come on the operations. अब हम आज बात करते हैं ऑपरेशंस की, कि सेट थ्योरी में यहाँ तक प्रोसीड करने के बाद अप टू दिस जर्नी वी लर्न ऑल काइंड्स ऑफ सेट्स एंड देयर नोटेशंस। सो कम टू द ऑपरेशंस। पुट द हेडिंग हियर, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। Note here, there are following operations on sets. ये है वो सारे operations. So listen the name carefully and get it clear. What are? Number 1, union of sets. फर्स्ट ऑपरेशन इज कॉल्ड हियर द यूनियन। यस, तो पहला ऑपरेशन जो होगा यहां पे बच्चों वो यूनियन होगा। एंड सेकेंड वन इज हियर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यस, सेकेंड वन इज दैट। थर्ड इज हियर difference of sets, and fourth one is complement of a set. So these are in total 4 operations you have to learn in today's lecture. So take one by one. आइए एक एक करके शुरू करते हैं. I hope you have noted that. So first we try to understand कि what is the union of sets. Union of sets क्या होता है? As its name here, its name suggests something about the union, right? Union of sets. So put the heading about the union. कि सर ये यूनियन क्या होता है? ओके, एज इट्स नेम यूनियन। क्या समझते हो बच्चों यूनियन का मतलब? जब हम चीज़ों को यूनाइट करते हैं, व्हेन वी टेक द थिंग्स टुगेदर, दिस बिकम एन यूनियन। यूनियन एक कॉमन वर्ड है, आप उसका सेंस समझ सकते हो इन द डे टू डे लाइफ। इन द सिमिलर फैशन हियर ऑल्सो, कि जब भी ये वर्ड यूनियन आता है इसका मतलब ही होता है टू टेक द थिंग्स टुगेदर। अंडरस्टैंड? कि एक साथ चीज़ों को मिलाना, कंबाइन करना। दिस इज जनरली नोन एज द यूनियन। सो व्हाट हैपेंस इन द सेट थ्योरी? सो लेट्स सी द डेफिनेशन। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। कि सपोज हमारे पास 2 सेट्स हैं, ए और बी। अच्छा, एक चीज क्लियर रखिए, ये केवल 2 सेट के लिए नहीं है कंसेप्ट, चाहे जितने भी सेट्स हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, नंबर ऑफ n हो। Okay, but we are writing the definition for 2 sets only, so you have to understand for 2 sets first. Then you can apply for 3, 4, 5, whatever is that. So let A and B are 2 sets, then their union is written as
A union B. This is the notation. First you check कि how do we write the A union B. This is the notation. यहाँ पर बीच में ऐसा U बना, but it is not universal. Universal set में जो U बनाते हैं वो थोड़ा सा लार्ज होता है और थोड़ा सा लेंदी होता है, बड़ा होता है, बट यूनियन का जो सिंबल है थोड़ा सा छोटा रहेगा. मेक इट क्लियर. ओके, तो ये यूनियन का सिंबल है इस तरह से और ये आपका यूनिवर्सल सेट का है. तो मेक इट डिफरेंस. तो ए यूनियन बी को इस तरह से लिखा जाएगा. तो इफ देयर आर टू सेट्स ए एंड बी देन देयर यूनियन इज रिटन एज ए यूनियन बी. अब आते हैं कि ये होता क्या है. विच इज डिफाइंड एज which is defined as a set of all those elements, which is a set of all those elements which are either in A or in B. That's all. This is the definition. I'm making underline, which is a set of all those elements which are either in A or in B. इसको अंडरलाइन कर लीजिए. ये होती है डेफिनेशन बच्चों A यूनियन B की. तो पढ़िए ध्यान से क्या लिखा हुआ है. मैंने कहा दो सेट्स हैं अगर आपके पास A और B, तो उनका जो यूनियन होगा पहले तो उसका सिंबल ये होता है. ओके, वी राइट इन दैट मैनर A यूनियन B. एंड व्हाट इज दैट? ये क्या होता है? ये भी एक सेट ही बनेगा, नेचुरली एक सेट ही बनेगा. विच इज डिफाइंड एज ए सेट of all those elements which are either in A or in B. What you understood? क्या समझ आया? कि दो सेट्स का जब यूनियन करते हो तो वो एक सेट होगा जो उन एलिमेंट्स का सेट होगा which are either in A or in B. Yes, यानी कि A और B दोनों के एलिमेंट्स को हम मिला दें तो वो जो सेट बनता है नया, दैट इज अ यूनियन. और यूनियन का मतलब सिमिलर मीनिंग में भी हमने कहा था, जनरल सेंस में भी आपको पता है यूनियन का मतलब होता है मिलाना, मिला के एक बनाना. दैट इज कॉल्ड यूनियन. तो वही यहां पर हो रहा है. दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, सो इट मीन्स व्हाट वी आर राइटिंग, what we are saying in this definition, we can write this definition in the set builder form also. It means we are saying that A union B is equal to what? X such that X belongs to A or X belongs to B. This is the definition. Here the word or is in between definition of X belongs to A or X belongs to B. तो और वर्ड से पहचान होती है यूनियन ऑपरेशन की. ये ध्यान रखना बच्चों. यही एक वर्ड है जो आपको पहचान कराएगा कि ये यूनियन है या ये इंटरसेक्शन की बात कर रहा है जो अगला ऑपरेशन है. तो और वर्ड यहाँ पे बीच में यूज करते हैं जब हम इसको रीड करते हैं, जब इसको बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं कि ये वो एलिमेंट होते हैं ए यूनियन बी में जो या तो ए को बिलोंग करते हैं या बी को बिलोंग करते हैं. जब आप हिंदी में इस तरह से बोलेंगे तो यहाँ पे या वर्ड आप लगाते हैं, या इंग्लिश में और. तो और वर्ड से ये क्लियर होता है कि या आपका ये जो ऑपरेशन है वो ए यूनियन बी है. मेक इट वेरी क्लियर. और मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं सेट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, हमें ये मालूम है, जो मैं आपको भी बता रहा हूं कि हम जब प्रोबेबिलिटी में जाते हैं तो वहां पे जिन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वहां पे जो इवेंट्स होती हैं उनमें भी वर्ड और या एंड लगा के डिफरेंस रखा जाता है, किया जाता है. तो जब हम प्रोबेबिलिटी में आते हैं तो कोई दो इवेंट होती है ए और बी, ऐसे लिखा होता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और बी. तो उसका मतलब यहाँ पे यही होता है ए यूनियन बी. तो इसका मतलब इन दैट केस ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये एक एक वर्ड को ध्यान रखना, तभी आप अच्छे क्वेश्चंस जो आपके स्कूल एग्जाम्स में आएंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे तभी आप क्लियर कर पाओगे. तो दिस कंसेप्ट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑल्सो. सो मेक इट वेरी क्लियर फ्रॉम हियर. तो इसलिए मैंने कहा कि और वर्ड से हमें पता चलता है कि वो यूनियन है. यहाँ ए और बी के बीच में और वर्ड आएगा, यानी कि ये उन सारे एलिमेंट का सेट है जो या तो ए को बिलोंग करते हैं और, तो ये आइदर और को रिप्रेजेंट करती है ऑपरेशन. ध्यान रखिए. तो ए यूनियन बी जो ऑपरेशन है वो आइदर और को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है. तो इसलिए इनके बीच में और लगाते हैं. तो ये इनका डेफिनेशन है इन द सेट बिल्डर फॉर्म. क्लियर? तो ये चलिए यहाँ पे लिखा रहने दीजिए, आप इसको नोट भी कर लो. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन. सो
लेट्स मेक इट क्लियर थ्रू एन एग्जाम्पल। ये तो बात डेफिनेशन की हुई, आई होप समझ भी रहे होंगे और मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया भी। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। सो सी द एग्जाम्पल हियर कि लेट any example A, any set A is here, suppose 1 2 3 4, okay, another set is B here 3 4 5 and 6. These are the two sets given and you have to find A union B। कि आपको यूनियन फाइंड करना है तो एज पर द डेफिनेशन यू लर्न क्या करना है, क्या कमेंट इन लेमैन लैंग्वेज आपको समझना है कि हमें इन दोनों को मिलाना है, दैट्स ऑल। कि इन दोनों सेट्स को मिला दीजिए और एक सेट बना दीजिए। बट व्हेन यू आर डूइंग दैट कीप इन माइंड कि रिपीटेड एलिमेंट्स विल बी रिटन वंस ओनली। कि जो रिपीटेड एलिमेंट है यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट में वो रिपीट नहीं किए जाएंगे, वो एक बार ही लिखे जाएंगे। जो हमने स्टार्टिंग में जब सेट स्टार्ट किया तभी बता दिया था कि सेट थ्योरी में एलिमेंट्स रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। आप लिख देंगे तो वो रॉन्ग नहीं होता बट उसका कोई मीनिंग नहीं है, हमें रिपीट नहीं करना होता। सो हियर ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड। सो सी 1 2 3 4 3 4 5 6। तो हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले कॉमन एलिमेंट देखिए 3 और 4 है, तो इन्हें मुझे एक बार ही लिखना होगा एंड राइट ऑल द एलिमेंट हियर 1 2 3 4 ये ए के हो गए एंड बी के 5 6। सो दिस बिकम द ए यूनियन बी। वेरी क्लियर इट इज, राइट? बहुत आसान है समझना। तो ये करते हैं यूनियन बी में हमें सेट्स को यूनाइट करना होता है। क्लियर हो गया? तो दिस इज ऑल अबाउट द ए यूनियन बी। नेक्स्ट एग्जांपल, और कोई एग्जांपल समझते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू सपोज 3 4। चेक इट, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। व्हाट इज ए यूनियन बी? क्या होगा ए यूनियन बी? यस, यू अंडरस्टैंड, जान चुके हो। हमें इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखना होगा। तो कॉमन एलिमेंट्स आर अगेन 3 4, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 दैट ओनली। नो डाउट? ओके, तो आराम से लिख पा रहे हैं इसको, यूनियन को समझ पा रहे हैं। तो ये है मैकेनिज्म यूनियन की जो हमें फॉलो करनी होती है जब हमें यूनियन भी लिखना है। ओके, क्लियर हो गया? इन दैट एग्जाम्पल, इन सेकेंड एग्जाम्पल, हैव यू ऑब्जर्व समथिंग? क्या आपने कुछ देखा? ऑब्जर्वेशन जरूर रखिएगा जब भी आप चीज़ों को देखें, तो आप हमेशा ऑब्जर्वेशन रखिएगा, कीप योर आइज ऑन दैट कि हम क्या लिख रहे हैं। जब हम ये दोनों सेट लिख रहे हैं तो ध्यान से देखो, ये सेट ए है, सेट बी है। कैन यू कंक्लूड दैट सेट बी वॉज एक्चुअली सबसेट ऑफ ए? यस, यू ऑलरेडी लर्न अबाउट द सबसेट। इस केस में सेट बी जो था वो ए का सबसेट था। देन सी द रिजल्ट। तो फिर जब हमने ए यूनियन बी किया तो ये जो आया है, क्या आपको दिख पा रहा है कि ये नथिंग बट द सेट ए? यस, इस तरह के छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस आपको क्लियर रखने होंगे। यही क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और यही आपको ध्यान देने की जरूरत है सो दैट कि आप प्रॉपर आंसर कर पाते हैं। तो जब इस केस में इस तरह का जब कोई सिनारियो हो कि अगर मैं दो सेट्स जो दे रहा हूँ आपको यूनियन करने के लिए, अगर उनमें एक सेट दूसरे का सबसेट है, जैसे कि यहाँ था कि here B was a subset of A, in that case A union B comes A only, right? So you can note here, तो इस बात को आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि if B is a subset of A, in that case A union B equal to nothing but A। इस तरह के ऑब्जर्वेशंस आपको होने चाहिए। और अगर ऐसे ही अगर मैं A को कहूँ कि A B का सबसेट है ना, और if A is a subset of B, अगर मैं कहूँ कि A B का सबसेट है, in that case A union B will be what? Nothing but B। तो वो B आएगा। You can check it easily, right? तो ये हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, इनको ध्यान रखना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सबसेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स इन केस ऑफ सबसेट। क्लियर हो गया? तो ऐसे यूनियन को समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने कहा कि सर क्या ये दो ही सेट का हम यूनियन कर सकते हैं? मैंने पहले ही कहा नहीं, आप केवल दो सेट की नहीं बल्कि दो से ज़्यादा सेट्स भी अगर आपके पास हैं तो भी आप वहाँ पे यूनियन कर सकते हो। 3 सेट हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, 1000 हो, यानी कि n सेट भी हैं तो भी उनका यूनियन हो सकता है। तो n सेट्स के लिए हम यूनियन को लिखना भी बता देते हैं आपको। यू कैन नोट हियर कि अगर आपके पास नंबर ऑफ सेट्स हैं कि लेट, यू कैन नोट अगेन दैट पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट था, दिस वन इज द सेकंड पॉइंट कि इफ बहुत सारी सेट्स हैं आपके पास, नंबर ऑफ सेट्स, यू हैव n सेट्स, राइट? A1 A2 A3 लाइक दैट, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट
ए आर एन सेट्स। सपोज आपके पास ये एन सेट्स हैं और आपको इन सब का यूनियन लेना है। सो you can write the union of all them. Then how we symbolize that union? Okay, so this is nothing but written as a very large U I equal to 1 to n. Okay, इस तरह इनका इस यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्वल टू नथिंग बट A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 डॉट डॉट यूनियन AN। तो अगर इतने सारे सेट्स हैं उनके यूनियन को इस तरह सिंबलाइज करते हैं, I इक्वल टू 1 to n एंड दिस इज कॉल्ड। तो ध्यान रखें इसको कहीं पर आप मेंशन कर लीजिए अच्छे से। तो एक चीज क्लियर हो गई कि हम ये केवल दो सेट्स के लिए बात नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेट्स आप ले सकते हो, उनका यूनियन आप बना सकते हो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनियन। नाउ as I told you earlier in this lecture only कि when we are discussing about the Venn diagram, हमने कहा था कि Venn diagram को हम क्यों समझते हैं, क्यों पढ़ते हैं, जानते हैं, बिकॉज ये जो आज हम ऑपरेशंस जान रहे हैं, these all operations are represented by the Venn diagram. So here the question arise कि this is the A union B concept, so how do we represent A union B or the union of two sets by the Venn diagram? ओके, सो आइए इसको समझते हैं कि ये जो ऑपरेशन आपने अभी समझा इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, और दैट ये मजेदार है, ये इंटरेस्टिंग है और इसे आपको बहुत अच्छे से समझना होता है कि जो भी ऑपरेशंस हम यहाँ पे आज जानने वाले हैं, जब हम फर्स्ट ऑपरेशन पे ही बात कर रहे हैं, उनके वेन डायग्राम्स कैसे होते हैं, उन ऑपरेशंस को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके, कैसे उनको डिस्प्ले किया जाता है। तो आज हम अभी यूनियन की बात कर रहे हैं। तो यूनियन में हमने अभी समझा, एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया यूनियन में क्या करना होता है। अब आते हैं वेन डायग्राम पे। सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द रेक्टेंगल यानी यूनिवर्सल सेट। This is set A and this one is set B. Set A, set B. So what mean by the representing of this operation A union B through the Venn diagram? Its meaning is that कि हमने कहा था कि यहाँ पे जब आप Venn diagram बनाते हैं तो बहुत सारे रीजन्स बनते हैं अलग अलग। आपका एक ये बाहर का रीजन है पूरा, आपका एक ये रीजन है, एक ये रीजन, एक ये रीजन है। तो ये ऑपरेशन कहाँ पर रिप्रेजेंट होता है? ऑल ऑपरेशंस आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड थ्रू द शेडिंग ऑफ द रीजन। यस, शेडिंग, ऐसे शेडिंग के थ्रू ये ऑपरेशन रिप्रेजेंट किए जाते हैं बच्चों। तो ए यूनियन बी की शेडिंग कहाँ होती है? तो ए यूनियन बी का जो कंसेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो थी अभी अभी जो आपने की वो ये होती है कि ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों टोटल, इन टोटल। सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट। तो इट मीन्स आपको जो शेडिंग करनी है वो ए और बी सेट टोटल शेडिंग आपको यहां पे कर देनी है। दिस काइंड ऑफ शेडिंग यू हैव टू डू एंड यू विल सी, बाहर नहीं जानी चाहिए ये। तो इस तरह से आपको शेड करना होगा एंड दैट शेडिंग इज कॉल्ड ए यूनियन बी। ये आपका ए यूनियन बी होता है। दिस इज द मैनर टू रिप्रेजेंट ए यूनियन बी ऑपरेशन थ्रू द वेन डायग्राम। आसान है, समझ गए होगे। तो ए यूनियन बी का जो जनरल मीनिंग है बस वही करना है कि हमें दोनों को मिलाना है, जिसका मतलब दोनों सेट्स को आप थोरोली आप सेट कर देंगे। तो दिस इज द ऑपरेशन ए यूनियन बी थ्रू वेन डायग्राम। आई होप इट इज क्लियर। ओके, वन मोर केस। ये उस सिनारियो में है जब ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट है, क्योंकि ये वाला जो रीजन है वो कॉमन रीजन है दोनों का, जो कि आप समझ सकते हैं कॉमन रीजन कैसे दिखता है, राइट। इन सेकंड केस हमने अभी देखा था एग्जांपल में कि ये जरूरी नहीं है कि उन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन एलिमेंट हो। ओके, दोनों में हो सकता है कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। इन दैट केस योर ए यूनियन बी इज हाउ? दिस इज सेट ए
and this one is set B. They are apart from each other because you know they have no common element. In that case, how A union B is represented? Yes, simply मीनिंग वही रहेगा, सेंस वही रहेगा. आपको ए और बी टोटल करना है तो इसका मतलब टोटल शेडिंग आपको करनी हो, चाहे वो इंटरसेक्टिंग सर्किल हो या वो अपार्ट फ्रॉम ईच अदर हो. ओके, आपको टोटल शेडिंग करनी है, यानी ए और बी दोनों को शेड करना होगा, तभी आप कहेंगे ये यूनियन है. सो दिस इज अगेन ए यूनियन बी. सेकेंड सिनारियो इज दैट. ओके, इन थर्ड केस वो भी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था. जब हमने एग्जाम्पल लिया था कि ये कोई गिवन सेट बी है, वो ए का सबसेट है, या कोई एक सेट ए है वो बी का सबसेट है, तब भी यूनियन करते हैं. सो अनदर केस इज हियर. सी दैट कि इफ, इसमें कंडीशन लिख देता हूं कि सपोज सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए. दिस इज अ सिनारियो व्हेन सेट बी इज सबसेट ऑफ ए. ओके, इन दैट केस हाउ द वेन डायग्राम लुक लाइक, देखना चाहते हैं तो देखिए. जब बी ए का सबसेट है तो सी द वेन डायग्राम, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज सेट ए. नेचुरली जब सेट बी ए का प्रॉपर सबसेट है तो कौन बड़ा होगा? सेट ए. और सेट भी उसी का पार्ट है, ये हम लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है. तो ये सेट ए हो गया और सेट बी इसका प्रॉपर सबसेट है, तो बच्चों ये अलग नहीं बल्कि उसके अंदर बनेगा. यस, दिस विल बी द इंटीरियर सर्कल ऑफ ए. तो ये ए के अंदर ये सेट बनेगा. यस, वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज अनदर काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन. तो दीज आर द टू सेट्स ए एंड बी. ओके, बन गए. क्यों? क्योंकि बी ए का सबसेट है, इसलिए बी ए के अंदर बनेगा. और अगर ए बी का सबसेट हो तो बी बाहर बनेगा और ए उसके अंदर बनेगा. अब आते हैं बात यूनियन की. तो दोनों का यूनियन करना, यस ऑफ कोर्स. तो दोनों को टोटल शेड कर दीजिए. ये लो, शेडिंग तो हमें टोटल करनी यूनिफॉर्म. तो दिस इज अगेन ए यूनियन बी. अंडरस्टैंड? तो दीज आर द थ्री सिनारियोज इन विच यू मेक द यूनियन. सो जब भी आपको कोई भी ऑपरेशन करना, अभी तो हम यूनियन की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा शेडिंग के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. दैट्स माय पॉइंट टू से कि आपको वेन डायग्राम में करना क्या होता है. तो वेन डायग्राम में आपको शेडिंग करनी होती है ओनली. एलिमेंट कहीं फिल नहीं करने होते, वो तो सिर्फ बताया था कि कैसे हम एलिमेंट को फिल कर सकते हैं. ओके, यहाँ पर शेडिंग इंपॉर्टेंट होती है. शेडिंग के थ्रू ऑपरेशंस को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, डिस्प्ले करना होता है. आई होप इट इज क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनियन ऑफ टू सेट्स. मैथमेटिकली भी मैंने इसको देख लिया और वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ लिया है. राइट नाउ इट इज अ टाइम ऑफ प्रॉपर्टीज. जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं, अगर आपको बचपन से याद कीजिए, जब आप 5th 6th 7th क्लास में होते, तब से आप ऑपरेशंस प्रोसीड कर रहे हैं. राइट, ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ डोमेन, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, रेशनल नंबर. तो जब भी आप वो टॉपिक्स ये पढ़ते थे, कोई भी नया सेट, तो आपको याद होगा कि वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी जब भी कोई नया ऑपरेशन करते हो. इन द सिमिलर मैनर वहाँ प्रॉपर्टीज़ होती थी. आपको याद होगा नेचुरल नंबर पे, होल नंबर पे, इंटीजर्स पे, जब आप उनको ऐड करना पहली बार सीखते हो, सब्ट्रैक्ट करना सीखते हो, मल्टीप्लाई करना सीखते हो, डिवाइड करना सीखते हो, तो in all these operations we always apply the properties, we always observe the properties called commutative, associative, like that. तो same is here. यही आज एक नया ऑपरेशन है, एक नया डोमेन है. तो अभी हमने एक नया ऑपरेशन सीखा है जिसका नाम था यूनियन, जो कि मैंने क्लियर किया. अब आते हैं तो सर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. सो वी आर कमिंग ऑन दैट. पुट द हेडिंग नाउ द प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. So you can put the heading again, properties. So there are various properties regarding the union. See that properties. Of union. First one, A union B equal to B union A, means we are talking about the order.
while doing the operation A union B, or you can say simply union, order doesn't matter. Either you do A union B or you do B union A, the result will come same. You can understand through an example, और जनरली आपको समझ आ ही रहा होगा बच्चों, राइट, कि चाहे आप किसी भी ऑर्डर में यूनियन करें आपका रिजल्ट सेम वही होगा, क्योंकि आपको तो मिलाना है दोनों सेट्स को, दैट्स ऑल, खत्म बात. तो ए यूनियन बी इज ऑलवेज बी यूनियन ए, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव, और यही आपका कम्यूटेटिव होता है. याद करो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज के बारे में 6th 7th 8th क्लास से. जब भी ऑपरेशन करते हो तो सबसे पहले यही चेक होता है कि वो कम्यूटेटिव है ऑपरेशन, या वो एसोसिएटिव उस पर होल्ड करता है नहीं होल्ड, लाइक दैट. तो यहाँ पर भी हमने देखा कि हमने यूनियन सीखा, तो बात करने की ज़रूरत है कि क्या ये यूनियन कम्यूटेटिव होता है. तो यस ऑफ कोर्स होता है, यहाँ पर दिख रहा है हमको. आप इसको किसी भी तरह से एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, सिंपली बाय योर माइंड. तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि कम्यूटेटिव होता है, राइट. कौन? यूनियन. सेकेंड इज व्हाट? फॉर 3 सेट्स ए यूनियन B union C is always equal to A union B union C. This is the associative. Okay, this is associative property. So for 3 sets also, you can do the union in that manner, or in that manner the result will same. A union B union C means first you do the union of B and C. पहले आप B और C का union करते हैं, फिर उसका ए के साथ करते हैं, तब भी वही रिजल्ट आएगा. और इधर आप ए यूनियन बी पहले करते हैं, फिर आप सी के साथ यूनियन करते हैं, तब भी रिजल्ट आपका वही आएगा. तो यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे होल्ड करती है, दैट्स ऑल. थर्ड वन, ए यूनियन ए, किसी सेट का उसके साथ यूनियन किया जाए, राइट, अंडरस्टैंड, तो यही आएगा. फोर्थ वन, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट. देखिए ये दो यू एक जैसे नहीं है, ये आपका यूनियन का सिंबल और यूनियन यूनिवर्सल सेट. तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, क्या आंसर आएगा? क्या समझते हो आप? सारा कुछ पढ़ चुके हैं हम, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेट क्या होता है. तो यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज सुपर सेट. और अभी हमने समझा था कि अगर B इज ए सबसेट ऑफ ए, तो हमने बताया कि ए यूनियन बी जो आता है वो हमेशा ए आता है, यानी जो सुपर सेट होता है वो उसका आंसर होता है. ये हमने बताया भी कि B इज ए सबसेट ऑफ ए, तो अगर इनका यूनियन करेंगे तो आपका ए आएगा. इन दैट केस ए और यूनिवर्सल सेट में सुपर सेट यू है, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करेंगे तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्सल सेट ही आएगा. करेक्ट? इज इट क्लियर? फिफ्थ वन, ए यूनियन फाई, नल सेट के साथ अगर हम यूनियन करते हैं तो नल सेट में तो कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो ए ही सेट आएगा. दैट इज क्लियर. तो ये कुछ छोटी छोटी हमने प्रॉपर्टीज यहां पे ली, इन्हें हमें ध्यान रखना होगा. ये यूनियन की प्रॉपर्टीज हैं. दिस वन इज कम्यूटेटिव, दिस इज एसोसिएटिव एंड ऑल अदर दीज थिंग्स. ओके, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ याद नहीं करनी है, या तो हो ही रही है, सिंपल सी बात है समझने के लिए. एक्चुअली इनका प्रूफ भी हमें देना होता है. आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में इनके प्रूफ भी रैंडमली पूछे जा सकते हैं. तो कैसे करते? तो आइए हम एक दो प्रॉपर्टीज का आपको प्रूफ भी बता देते हैं, सबके तो नहीं, क्योंकि आप इजीली खुद उसी फैशन पे कर सकते हैं घर जाके. बट हाउ टू प्रूव दीज प्रॉपर्टीज, इनका एल्जेब्रिक प्रूफ क्या है, इनका थ्योरेटिकल प्रूफ क्या है, ये हम आपको बताते हैं. हाँ, कभी भी प्रूव करने को आए तो कोई एग्जाम्पल लेके प्रूव मत कर देना. बच्चे कई बार इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि वो एग्जाम्पल मान लेते हैं, लेट ए इज दैट, बी इज दैट, और सॉल्व कर देते हैं, वेरीफाई कर. नो, दिस इज नॉट द वे. प्रूफ आता है, इट मीन्स यू हैव टू गो थ्योरेटिकली, यू हैव टू गो एल्जेब्रिकली. सो हाउ इट इज दैट, सी हियर. आइए हम आपको एक दो प्रॉपर्टीज का प्रूफ करके भी यहाँ पे समझा देते हैं कि अगर ये एग्जामिनेशन में प्रूफ के लिए आती है तो सी प्रूफ्स. फर्स्ट वन, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात अगर अपन करें कि सर आपने कहा कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, तो कैसे इसको जनरली प्रूफ कैसे करेंगे, थ्योरेटिकल वे में कैसे इसको प्रूफ करेंगे. तो व्हाट इज द वे टू राइट, सी हियर. हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, या राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड, यही तरीका होता है. तो सी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लेट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी. हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं कि हमने ए यूनियन बी सेट लिया, तो क्या मान के चल रहे हैं कि लेट, ये सिंबल किसका होता है बच्चों, फॉर ऑल. ये सिंबल फॉर ऑल का होता है.
फॉर ऑल, सबके लिए। यानी कि हम वो एक्स एलिमेंट, सेट बिल्डर में एक्स एलिमेंट लेते हैं और एक्स एलिमेंट क्या होता है, कोई एक एलिमेंट नहीं होता, वो सेट के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या माना कि हमने ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट एक्स मान रखे हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इट मीन्स एक्स यहाँ पे वो सारे एलिमेंट हैं जो ए यूनियन बी को बिलोंग करते हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड कि ए यूनियन बी को लिया तो उसके एलिमेंट हमने एक्स लिए विच बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। नाउ यूज द डेफिनेशन कि जो इसकी डेफिनेशन है यूनियन की वो इस पर अप्लाई की जाती है कि अगर कोई एलिमेंट एक्स जो है वो ए यूनियन बी को बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब हुआ, रीड द डेफिनेशन अगेन कि ए यूनियन बी में कौन एलिमेंट होते हैं। ए यूनियन बी में वो एलिमेंट होते हैं जो आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी एज पर द डेफिनेशन जो आपने ऊपर लिखा है। तो अगर मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू a है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। दैट इज द मीनिंग, दैट इज द डेफिनेशन। यस, तो ये हमको समझनी होती, ये लिखना हमें आना चाहिए। इसीलिए हमने वो डेफिनेशन आपको लिखी थी कि उसका स्टेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो जब मैंने डेफिनेशन लिखी तो मैंने यही लिखा था कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a, और एम्फेसाइज किया था कि बीच में वर्ड और लगाना होगा। तो यहां पर अगर कोई x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिखता है तो आप क्या लिखेंगे, इट मींस x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। सो चेक इट। तो वी आर प्रोसीडिंग नाउ। तो वो आपको यहां पर प्रोसीड करना। इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। यस, इसका मतलब ये हुआ। अब इसको मैं आगे पीछे करके लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। दो नंबर्स के लिए और लगाना है, चाहे हम कहें x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, नथिंग डिफरेंट। अब इसको वापस से देखिए कि अगर ये लिखा है कहीं पर कि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, यू कैन राइट x बिलोंग्स टू b यूनियन a एज पर द डेफिनेशन ऑफ यूनियन अगेन, राइट। गो इन द रिवर्स मैनर कि अगर x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a लिखा, इट मींस x बिलोंग्स टू b यूनियन a एज पर द डेफिनेशन। तो वही यहां पर हो गया, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a मींस x बिलोंग्स टू b यूनियन a। नाउ चेक इट। हम कहां से चले थे कि वो जो एलिमेंट x हैं दे बिलोंग्स टू a यूनियन b, और हमने क्या प्रूव कर दिया, दे आल्सो बिलोंग्स टू b यूनियन a। इन दैट वे इट इंप्लाइज दैट a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। ओके, हेंस प्रूव्ड। दैट्स ऑल, हो गया। इस तरह से प्रूव करते हैं। दिस इज द मैनर टू राइट। आइए एक और प्रॉपर्टी आप कहीं सर कब ये एसोसिएटिव वाली जरा बताइए। तो आइए सेकंड प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, क्योंकि आपको लगेगा सर ये थोड़ी बड़ी है, इसको समझाइए। ओके, अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड कि लेट फॉर ऑल एक्स। ये फॉर ऑल लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम ये सारे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सारे एलिमेंट को लेकर प्रूव कर रहे हैं, हम किसी एक एलिमेंट के लिए ये प्रूव नहीं कर रहे स्टेटमेंट, राइट। सो इट्स अ थ्योरेटिकल वे। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ओनली। अगेन यूज द डेफिनेशन कि मैंने कहा कि एक्स वो एलिमेंट है जो या तो ए को बिलोंग करते हैं या इस सेट को बिलोंग करते हैं। ये दो सेट है, यहाँ पे पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी यूनियन सी है, बीच में यूनियन लगा है। तो यूज द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑन दीज टू सेट ए एंड दैट वन। सो व्हाट विल यू राइट अगेन, इट मींस एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, करेक्ट। यस, एज पर द डेफिनेशन। फॉलो इट, एक्स बिलोंग्स टू ए और again use the definition of union here again कि x belongs to b union c means x belongs to b or x belongs to c, or x belongs to b or x belongs to c. Understand, right? अब हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। अब हम इन दोनों को एक साथ रीड कर लेते हैं कि x belongs to a और x belongs to b और x belongs to c अलग। तो जब हम इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो सी अगेन गो बाय द रिवर्स मैनर। अगेन यू कैन यूज द डेफिनेशन ऑफ यूनियन कि अगर कोई एलिमेंट x है जो a को भी बिलोंग करता है और b को भी बिलोंग करता है, सो यू कैन राइट x बिलोंग्स टू a यूनियन b, यस, और x बिलोंग्स टू c, ऐसा ही लिखा हुआ है। अब इस पूरे को एक साथ पढ़िए कि अगर x कोई एलिमेंट है जो a यूनियन b को बिलोंग करता है और c को बिलोंग करता है, इसका मतलब वो इन दोनों के यूनियन को भी बिलोंग करता है।
So it means X belongs to A union B union C. Check it now. कि हम यहां से चले थे, ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड, और हमने देखिए क्या प्रूव कर दिया कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C, जो कि राइट हैंड साइड है। तो वो सारे एलिमेंट जो इस सेट को बिलोंग करते हैं, वो सारे एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करते, मीन्स दे आर इक्वल। सो वी कैन राइट दैट A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। प्रूव्ड। So here in this operation, we have initiated that how to prove these identities, these properties. I hope you learned that how to prove them. कभी भी एग्जाम्पल लेके प्रूव मत कर देना एग्जाम में, राइट? तो एग्जामिनर उसको चेक नहीं करेगा, मार्क्स नहीं देगा। ये तरीका होता है बच्चों प्रूफ करने का, जो प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैंने अभी आपको ये दो प्रॉपर्टीज के प्रूफ बताए, बाकी आप खुद से कर सकते हो। और फर्दर ऑपरेशंस में भी हम इसी तरह से प्रूव करते हैं, तो जहां मुझे जरूरी लगेगा, जो कि लगेगा भी, हम वहां पे अगेन आपको ये प्रूफ बताएंगे। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ यूनियन। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ वी मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं। Go on the next operation, that is the intersection. I hope ये नोट कर लिया होगा आपने। So put the heading here again. Second operation. Intersection of two sets. Now we are going to talk about intersection. See here and listen carefully. Again we write the definition. Let A and B are two sets. अभी हम दो की बात कर रहे हैं, बट ये भी हमने कहा कि चाहे कितने भी सेट हो सभी के लिए एप्लीकेबल है। Let A and B are two sets, then their intersection is डिनोटेड एज, आइए पहले इसका सिंबल क्या है, एज ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि उसको अपसाइड डाउन कर दीजिए। किसको? यूनियन के सिंबल को रिवर्ट कर दीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए इस तरह से। तो ये हमारा होता है सिंबल इंटरसेक्शन का। क्लियर हो गई पहली बात कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन होता है वो कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो इस तरह से लिखा जाता है। विच इज डिफाइंड एज, अब आइए सर कि ये कैसे डिफाइन किया गया। विच इज डिफाइंड एज, विच इज डिफाइंड एज द सेट, यानी कि ये भी एक सेट होगा, एक नया सेट होगा। डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ द सेट्स A and B. That is, which is defined as the set of all those elements which are common in both. ये इसकी डेफिनेशन होती है बच्चों, यानी कि यहाँ पर जो सेट हमको लिखना है नया इंटरसेक्शन का, ये वो सेट होता है जिसमें केवल दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं। मीन्स दिस सेट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, या और भी कई सेट हो। तो सारे सेट्स में जितने भी सेट्स हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, 10 हों, 20 हों, सब में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ओनली कॉमन एलिमेंट्स, उसका जो सेट बनेगा दैट इज नोन एज द इंटरसेक्शन। क्लियर है ना? बहुत आसान है। इट मीन्स इन सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? इट मीन्स वी आर राइटिंग दैट ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, देखो बच्चों यहाँ पे एंड आएगा, and x belongs to b. Make it clear and make the difference between union and intersection.
यहाँ पर बच्चों वर्ड एंड का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जब रीड करते हैं, यहाँ पर जब रिलेट करते हैं, डिफरेंस करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन में, तो वो और एंड से होता है। यहाँ पे एंड वर्ड आता है, यानी कि यहाँ पे वो एलिमेंट है जो ए को भी बिलोंग करते हैं, और हिंदी में इसको और बोलेंगे, ए को भी बिलोंग करते हैं और बी को भी करते हैं, मतलब वो दोनों को बिलोंग करते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ? तो इस तरह से, यानी कि ये हो गए कॉमन एलिमेंट। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी में जब हम जाते हैं तो वो इवेंट इसी तरह से होती है, पी ए एंड बी, ऐसी इवेंट वहां पे बोली जाएगी, पी ए एंड बी। और अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो तुरंत आप स्ट्राइक करेंगे, पी एंड बी का मतलब हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जब आप प्रोबेबिलिटी सेक्शन में बात कर रहे होंगे, राइट? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन बी। आई होप इट इज क्लियर। सो लेट्स मेक इट क्लियर थ्रू एन एग्जाम्पल। इट मीन्स जैसे सपोज हमने कहा कि सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 और सेट बी हमारा यहाँ पे है 1 4 3, राइट? इस तरह से लिखा हुआ। वी हैव टू राइट द ए इंटरसेक्शन बी, सो वी कैन राइट इजिली। वी ओनली चेक द कॉमन एलिमेंट्स, कि हमने देखा कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है। जैसे देखा मैंने 1, यस यहाँ पर भी है तो ये कॉमन हो गया। सेकेंड मैंने देखा कि 3, यस यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो 1 3 4 ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये कॉमन एलिमेंट है। 1 3 4 1 3 4 ये कॉमन है। तो हमें ए इंटरसेक्शन भी जब लिखूंगा तो केवल 1 3 4 लिखूंगा, राइट? सो दिस वे वी राइट द ए इंटरसेक्शन बी। अगेन ऑब्जर्व कि ये जो सेट था बी, क्या ये ए का सबसेट नहीं था? बिल्कुल था, बिल्कुल था। यहां पर हमने ऑब्जर्व किया कि सेट बी वॉज द सबसेट ऑफ ए। हमेशा नहीं ऐसा होना, बट इस केस में सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है। तो रिजल्ट जो आया, देखो ध्यान से, वो क्या आया? वो बी आया। एक्चुअली यही मैं बताना चाह रहा था आपको। तो इसका मतलब यहां से एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इफ एनी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो सेट बी आएगा, राइट? यानी कि जो सबसेट होता है वो उसका रिजल्ट आता है, और यूनियन में जो सुपर सेट होता है वो उसका रिजल्ट आता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, याद रखिए, राइट? कि इंटरसेक्शन में जो सबसेट होता है वो रिजल्ट आता है, और यूनियन में जो उन दोनों का सुपर सेट होता है वो रिजल्ट आता है। जो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो रिजल्ट आया वो देखो ध्यान से, वो सेट बी आया। बी जो है वो क्या है? वो सबसेट है एक। In that scenario, okay, another example you can take. If a equal to 2 3 5 6 8 and set b equal to 1 2 3, like that. Okay, check what are the common element, क्योंकि इंटरसेक्शन और कॉमन है तो कॉमन देखिए यहाँ पे क्या, 2 3 2 3 ये कॉमन एलिमेंट है। सो अगेन यू कैन राइट a intersection b equal to 2 3। yes, so this is the इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसमें कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। अनदर एग्जांपल यू कैन चेक हियर कि लेट सेट ए इक्वल टू 2 3 5 6 7 एंड सेट बी इक्वल टू 1 8 9। चेक इट, ए एंड बी क्या कुछ कॉमन है इसमें? वाओ, इस बार तो कुछ कॉमन ही नहीं है। तो द क्वेश्चन इज हेयर कि अगर सर कॉमन नहीं है दोनों में, तब उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? सिंपली नहीं होगा कॉमन। इट मीन्स 5 नल सेट। तो अगर यहां पर मैं बात करूं कि सर इनका इंटरसेक्शन क्या होगा इंटरसेक्शन में, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। 1 8 9 2 3 5 6 7 नथिंग इज कॉमन इन बोथ, इट मीन्स देयर इंटरसेक्शन विल बी 5 नल सेट। सो इंटरसेक्शन इज हियर 5। तो ऐसा भी होगा। तो दीज आर द सिनारियोज व्हेन फाइंडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नाउ द टाइम इज दैट कि सर हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस ऑपरेशन बाय द वेन डायग्राम। यस, वेरी इंपॉर्टेंट कि सर इस ऑपरेशन को वेन डायग्राम से कैसे करते हैं। तो चलिए आइए इसका वेन डायग्राम देखते हैं। आई होप ये लिख लिया, तो मैं इसको रफ कर देता हूं इस डेफिनेशन को। वेन डायग्राम, okay, let's see.
Venn diagram of intersection of sets. See, this is universal set, this one is set A and this one is set B. Okay, this is set A and this one is set B. So as per the definition you learned कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता है वो इन दोनों का कॉमन पार्ट होता है, यानी कि कॉमन रीजन होता है. तो अगेन गो थ्रू द रीजन. क्या दिख पा रहा है आपको यहाँ पे कि जो कॉमन रीजन है वो सबको दिख पा रहा है कि ये हमारा कॉमन रीजन होता है. तो इसी पार्ट को हम बेटा शेड करते हैं यहाँ पे. तो दिस इज द शेडिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इस तरह से शेडिंग होती है, इस तरह से वेन डायग्राम के थ्रू इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है. होप इट इज क्लियर. बहुत आसान है क्योंकि एज पर द डेफिनेशन जो दोनों सेट्स का जो कॉमन पार्ट होता है, जो कॉमन रीजन होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं. तो यहाँ डायग्रामेटिकली हम देख पा रहे हैं कॉमन पार्ट है दोनों का. यस, क्लियर. अनदर केस जब वो सबसेट होता है, कि सेट ए और सेट बी, ये सेट ए है और ये सेट बी है. व्हेन set B is subset of A. In that scenario, okay, in that case अगर मुझे इंटरसेक्शन B करना, अभी मैंने बताया आपको कि जब B A का सबसेट है तो रिजल्ट आता है उनके इंटरसेक्शन का कौन, सबसेट पार्ट. तो सबसेट यहाँ पे B है, दैट विल बी द ओनली रिजल्ट. तो इसी B को केवल मुझे सेट करना होगा, दैट इज इंटरसेक्शन B. क्योंकि कॉमन पार्ट दोनों में कौन सा होगा, सेट B होगा. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं शेडिंग के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू कि इंटरसेक्शन क्या होता है. दिस इज ऑल अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. अगेन दिस इज द राइट टाइम टू नोट द प्रॉपर्टीज. आई होप ये बना लिए होंगे. तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की. ओके, सो सी नाउ प्रॉपर्टीज. फर्स्ट वन अगेन, इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. यू कैन अंडरस्टैंड, समझ सकते हो, आसानी से करके देख सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो, करके देख सकते हो कि यहां पर भी ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. राइट, आइदर यू डू इंटरसेक्शन बी और यू डू बी इंटरसेक्शन ए, रिजल्ट विल कम सेम. तो यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पर भी होल्ड करती है. सो कम्यूटेटिव लॉ यहां पे होल्ड करता है. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड वन इज एसोसिएटिव, सॉरी, A intersection B intersection C. Either you do in this way, in this order, keeping intersection of B and C first, then with A, or you do intersection B with intersection C. Either you do in this manner or you do in this way, both the results will come same. It means associative property also hold here. This is the associative property. Okay, third is A intersection A, that will come A. सिंपल सी बात है, खुद के साथ अगर इंटरसेक्शन किया जाएगा तो वही सेट आएगा. फोर्थ वन, A इंटरसेक्शन फाई. A इंटरसेक्शन फाई, एक सेट है और एक नल सेट है. क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं कॉमन होगा, नथिंग. सो आंसर विल फाई. फिफ्थ वन, A intersection universal set. Again the same case of subset and superset. क्या बताया, ये यहाँ पे सबसेट है, यू आपका सुपरसेट है. तो इंटरसेक्शन में क्या आंसर आता है बच्चों, क्या बताया मैंने, सबसेट आता है. यूनियन में सुपरसेट आता है. तो ए इंटरसेक्शन यू करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ए आएगा. राइट, नाउ द सिक्स इज हियर. अब तक हमने यहाँ पे दो ऑपरेशन देखे, यूनियन और इंटरसेक्शन. तो यहाँ कुछ दो एडिशनल प्रॉपर्टीज भी आपकी इंट्रोड्यूस होंगी. क्यों, क्योंकि अब हमारे पास दो ऑपरेशन हो गए, यूनियन और इंटरसेक्शन. तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होने जा रही है, जो आप ऑलरेडी पहले से भी छोटे छोटे क्लासेस में जानते थे कि नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, चेक इट. और द सेवेंथ वन विल बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. इस तरह से दिस इज द
distribution of union over intersection. Read it. This is what we have written here. This is the distribution of union over intersection, and here it is the distribution of intersection over union. So how do we do that? This can be written as A union B intersection A union C. This is the distribution. ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो यहां पे आप मेंशन कर लेना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, दैट इज. तो A यूनियन B, पहले मुझे A यूनियन B करना, उसके बाद जो मिडल साइन है यानी मिडल ऑपरेशन इंटरसेक्शन वो लगाना, अगेन A यूनियन C करना. तो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम ऑलरेडी पहले से भी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हैं, उसी वे में करना है. एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का एडिशन के ऊपर, और एडिशन का जो हम सीखते रहे वो यहाँ पर भी है. यहाँ पर क्या होगा? A इंटरसेक्शन B यूनियन C मीन्स A इंटरसेक्शन B, फर्स्ट भी दूसरा A इंटरसेक्शन B यूनियन A intersection C. So these two are the distributive properties. So in total these are the properties of intersection of two sets. Understand? Question again is there कि sir how do we prove them? Yes, in the same manner as we done in the previous operation union, उसी तरह से आप कोई भी यहाँ पे लेकर प्रूव कर सकते हो. आई होप इट इज क्लियर. तो इसको आप घर में कीजिएगा, आप आराम से कर पाएंगे. लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो आप उसका ध्यान रखें. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन. सो दिस इज अ सेकंड ऑपरेशन बच्चों, इंटरसेक्शन. तो अभी मैंने दो ऑपरेशन समझे, यूनियन और इंटरसेक्शन. दोनों में क्लियर है आपको? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, राइट? कि यूनियन में हमें दोनों सेट्स को मिलाना होता है, एक करना होता है, यूनियन करना होता है. तो उसमें वो एलिमेंट आते हैं जो या तो ए के हों या बी के हों या दोनों के हों. इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं दोनों सेट्स के. ओके, दिस इज इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन जब कर रहे थे तो मैंने एक केस ये भी देखा था कि सर जब दो सेट ऐसे थे जिनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं थे तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई होगा. देखा था मैंने. ओके, तो देयर इज अ थिंग कि अगर ऐसे सेट्स हैं जिनमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं हैं तो केवल इतना कह के बात खत्म नहीं होगी कि उनका इंटरसेक्शन फाई होगा. नो, हमें उन सेट्स को भी बताना पड़ता है कि जिन सेट्स में कॉमन एलिमेंट नहीं होते हैं, दो सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स. सो इट इज द टाइम हियर टू नोट द डिसजॉइंट सेट. यस. सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर टू नो अबाउट द डिसजॉइंट सेट्स. व्हाट आर डिसजॉइंट सेट? दे आर द सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स. सिंपल लिख लीजिए, द सेट्स having no common element. The sets having no common elements are called disjoint set. ये होते डिसजॉइंट सेट्स. फॉर एग्जाम्पल आप लिख के दिखा सकते हैं यहाँ पे कि कोई सेट है यहाँ पे 1 2 3 और दूसरा सेट यहाँ पे है 6 7 8 9. क्या देख पा रहे हैं? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, नॉट ए सिंगल एलिमेंट इज कॉमन. दीज सेट्स आर एक्चुअली डिसजॉइंट सेट. इन्हीं को बच्चों हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं. और जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे, अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, यू नो दैट विल कम फाई. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड ऑपरेशन कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट. नाउ मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं. और ये जो प्रॉपर्टीज सामने लिखी हुई हैं इन्हें लर्न करना है, हमेशा याद रखना है बच्चों, और इनको प्रूव भी कर लीजिए जैसे मैंने आपको बताया है, राइट? अगर यहाँ पर जानना चाहते प्रूफ तो मैं यहाँ पर कोई एक प्रूफ भी ले सकता हूँ. अगर आपको लगता हो कि शायद ये थोड़ा सा हैक्टिक दिख रही हैं तो इनको हम प्रूव कर सकते हैं. तो चलिए एक प्रूफ कर देता हूँ आपके लिए कि अगर मुझे कोई एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी, यस यू कैन डू. लेट हियर प्रॉपर्टी नंबर 6.
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आइए इसका प्रूफ कर देते हैं। ओके, दिस इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन A union C, correct? This property you have to prove. So how? In the similar way, you start from let for all x, start from left hand side, all x belongs to A union B intersection C. हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं एंड वी प्रूव द राइट हैंड साइड. सो बोथ आर इक्वल. So let for all x belongs to A union B intersection C. मीन्स अगेन वी आर सेइंग कि ये जो एलिमेंट x है वो इन दो सेट्स के यूनियन को बिलोंग करता है. सो यूज द डेफिनेशन ऑफ यूनियन, क्योंकि आप यूनियन की बात हो रही है कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C, राइट? इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, करेक्ट और नॉट? बिकॉज वी आर यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ यूनियन, क्योंकि यहाँ पे यूनियन है दोनों के बीच में, तो यूनियन डेफिनेशन लगा दी. नाउ x बिलोंग्स टू A और हियर you will use the definition of intersection because it is written here x belongs to B intersection C. So use the definition of intersection now in bracket और x belongs to B and x belongs to C. यहाँ पर and use करते हैं जो आपने सीखा डेफिनेशन में, इसलिए डेफिनेशन को लिखना समझना जरूरी होता है. जो उसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं सेट बिल्डअप फॉर्म में, वो क्यों लिखता हूं? क्योंकि वही कंसेप्ट्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में जब उनको सॉल्व करते हैं, प्रॉपर्टीज प्रूव करते हैं. तो x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C. नाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट और को यहां पे एंड के साथ, तो इट इज x हियर. x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B. x belongs to A और x belongs to B. Understand? क्लियर है यहां पे? x belongs to A और x belongs to B and x belongs to A और x belongs to C. तो यहां पर मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इसके अंदर. तो चेक इट. अब मैं इसको पढ़ता हूं और इसको पढ़ता हूं, तो क्या लिखा हुआ है यहां पे? पढ़ो यहां पे. x belongs to A or x belongs to B, it means it is the definition of union. So you can write it is x belongs to A union B. And again it is x belongs to A or x belongs to C. You can write x belongs to A union C. It is again the definition of union. And at last you see this and this bit or in between there is and, so this become the definition of intersection, कि this element belongs to this set and the same element belongs to this set, so it become the definition of intersection, कि x belongs to A or and x belongs to B means x belongs to A intersection B. So here it become x belongs to A union B and means intersection A union C. That is, so x belongs to A union B intersection A union C, and it is nothing but the right hand side. Check it. So it implies that A union B intersection C equal to A union B intersection A union C. Proved. तो इस तरह से बच्चों हम इसको प्रूव कर सकते हैं. तो कोई भी प्रॉपर्टी आप इसको किसी प्रॉपर्टी को आप इस मैनर से प्रूव कर सकते हैं. ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ. तो अगर आपके एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में अगर ये प्रूफ भी आते हैं तो आप उनको दे सकते हो, राइट? वेरी इजी. आप इनको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा. तो चलिए हम इसको रफ कर देते हैं एक बार. Now we move on the next kind of operation, which is quite important. अब तक था यूनियन और इंटरसेक्शन. तो अब हम देखते हैं कि जो थर्ड ऑपरेशन है यहाँ पे, जिसका नाम था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, वो क्या होता है, उसमें हमें क्या मैकेनिज्म फॉलो करनी होती है. देखिए जरा, पुट द हेडिंग डिफरेंस ऑफ टू सेट्स.
डिफरेंस, जैसा कि नाम से पता चलता है कि जब भी मैथ्स में डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस बोलते हैं तो उसका सिंपल मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन, राइट? ऐसा ही आप सीखते आए हो। तो यहाँ क्या होने जा रहा है? क्या कुछ सब्ट्रैक्ट होने जा रहा है? हाँ बिल्कुल होने जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से, राइट? तो डिफरेंस का मीनिंग ऑलमोस्ट वही होता है जो हमेशा से होता आया है कि डिफरेंस करने का मतलब होता है कुछ सब्ट्रैक्ट करना, कुछ माइनस करना, कुछ हटाना। सो हाउ इट इज हियर? लुक एट द बोर्ड। पुट द थर्ड ऑपरेशन, difference of two sets. Again we write the definition first, then we will explain it. Okay, let A and B are two sets, then their difference in this order, या इन दिस ऑर्डर। बिल्कुल यहां पर ये समझने वाली, मैंने ऑर्डर क्यों बोला? बिकॉज बचपन से सीख रहे हो कि डिफरेंस में ऑर्डर मैटर करता है। सम में नहीं करता है कि आप a प्लस बी करते हैं या b प्लस ए करते हैं, इट विल रिमेन सेम, कम्यूटेटिव होता है, बट डिफरेंस में कम्यूटेटिव होल्ड नहीं होता है। तो यहां पर भी नहीं होगा कि आप a माइनस बी करेंगे और b माइनस ए करेंगे, डिफरेंट होंगे। तो यहां ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए मैंने लिखा इन दिस ऑर्डर, यानी कि अभी हम a माइनस बी की बात कर रहे हैं। तो let A and B are two sets, then their difference in this order is written as or denoted as A minus B. Yes, difference है तो माइनस तो आएगा ही, राइट? A minus B, ये अभी इस ऑर्डर में मैंने किया। B माइनस ए करूंगा तो वो डिफरेंट होगा, राइट? तो दोनों यहां पे होते हैं, A माइनस बी भी होता है और B माइनस ए भी होता है, बट होता क्या है? इज रिटन एज A माइनस बी विच इज डिफाइंड एज the set of all those elements which belongs to A, ध्यान से पढ़ना बच्चों, which belongs to A but not B. Yes, this is the definition of A minus B. Read it very carefully. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑपरेशन है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। यूनियन और इंटरसेक्शन तो कंपैरेटिवली आसान होते हैं, सब बच्चे समझ जाते हैं। यूनियन में एक करना है, इंटरसेक्शन में कॉमन करना, बट यहाँ मिस्टेक ज़्यादा करते हैं कंपैरेटिवली, तो इसको ध्यान से समझना कि मैंने क्या लिखा। समझिए कि A माइनस बी होता है डिफरेंस इन दो सेट्स का, राइट? तो विच इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। ये किन एलिमेंट का सेट होगा, यानी कि आपको कौन से एलिमेंट लिखने होंगे इस नए सेट में? विच बिलोंग्स टू सेट ए बट नॉट बी। अगर हम A माइनस बी की बात करें तब, अगर मैं B माइनस ए की बात करूंगा तब क्या लिखूंगा? विच बिलोंग्स टू B बट नॉट ए। व्हाट इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स मेक इट क्लियर थ्रू एन एग्जांपल, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल वो, आप इनडायरेक्टली इसको कह सकते हैं ओनली ए। यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो। इसको ऐसे रीड करना चाहिए कि हम यहां पे ओनली ए की बात कर रहे हैं। और अब इसका क्लियर मीनिंग क्या है, ये हम एग्जांपल के थ्रू जानने जा रहे हैं कि मैंने क्या लिखा कि हम उन सेट्स का एलिमेंट लिखेंगे जो ए को बिलोंग करते हो बट बी को ना करते हो। इसका मतलब ये था कि सेट ए में से वो एलिमेंट आपको डिलीट करने हैं, वो एलिमेंट आपको टर्मिनेट करने, हटाने हैं जो बी को बिलोंग करते हैं। यानी कि सीधी बात, लेमन लैंग्वेज में वो एलिमेंट हटाने हैं जो ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट, दैट्स ऑल। यानी कि कॉमन, ए और बी का कॉमन, यानी कि इंटरसेक्शन यहां पे रोल प्ले करने जा रहा है। कैसे? इस तरह से, लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 and set B equal to here suppose 3 4 8 9। इस तरह ये दो सेट गिवन है। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है और यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है। चेक द एलिमेंट्स नाउ और देखिए क्या है। और मुझे यहां पर फाइंड करना है A माइनस बी। तो एज पर द डेफिनेशन क्या लिखा है डेफिनेशन में कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं विच, दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। इसका मतलब है A माइनस बी, यानी A में से क्या माइनस कर दें? B को।
तो बी को माइनस करने का मतलब क्या है, बी के एलिमेंट को माइनस कर रहा हूं। तो बताओ ए के अंदर कौन से एलिमेंट हैं जो बी के हैं? यस, यानी कि कॉमन एलिमेंट देखिए 3 4 3 4, ये दो कॉमन एलिमेंट हैं। तो ये 3 और 4 जो एलिमेंट हैं यहाँ ए में, एक्चुअली वो बी के हैं। ए के तो है ही, बट वो बी के। तो ए माइनस बी यानी कि ये वाले दोनों एलिमेंट आपको यहां से हटा देना है ए में से, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा देना है। कंसेप्ट क्लियर करो कि सेट ए में से जो दोनों का कॉमन है, यानी कि जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो डिलीट करना है। यू विल गेट ए, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज ओनली ए, यानी कि प्योर ए। आप इसको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए प्योर ए बोल सकते हो। एक्चुअली ये होगा प्योर ए, ओनली ए ये होगा, क्योंकि इसमें 3 और 4 तो बी के भी हैं। तो एक ए जो सेट है वो एक्चुअली ए तो है ही, बट उसके अंदर बी भी है। तो मुझे बी को हटाना है, मुझे ए को प्योर करना है, ओनली ए करना है, तब हम लाते हैं डिफरेंस। तो इट इज ए माइनस बी। तो यहां पर मैंने इन दोनों को हटा दिया, तो बचा क्या, 1 2 5 6। यस, दिस इज एक्चुअली ए माइनस बी। तो ये होता है ए माइनस बी। सिमिलरली एंड इसी तरह अगर मैं बी माइनस ए की बात करूं, बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करिए, तो बी में से वो एलिमेंट माइनस कर दीजिए जो ए के हो, वही सेम एलिमेंट है जो कॉमन एलिमेंट 3 4, वही यहाँ इसमें से हटा दीजिए। तो 3 और 4 इन दोनों एलिमेंट को हटा देंगे, बचेगा क्या, 8 और 9। यस, दिस इज बी माइनस ए। क्लियर हो गया बच्चों? इस तरह से बी माइनस ए करते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर, सो यू कैन राइट दैट ए माइनस बी इज व्हाट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हम ए माइनस बी को कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इट बिकम द डेफिनेशन ऑफ ए माइनस बी। ये होती है ए माइनस बी की डेफिनेशन, और इसका मतलब होता है बच्चों ओनली ए। इसका मतलब होता है ओनली ए, क्योंकि क्वेश्चंस में हम यही स्टेटमेंट, यही वर्ड लिखेंगे ओनली ए, तब आप समझ पाओगे ओनली ए का मतलब होता है ए माइनस बी, ओनली बी का मतलब होता है बी माइनस ए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी। समझ में आ गया? ओके, टेक वन मोर एग्जांपल। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सेट बी इक्वल टू 4 5। चेक इट। और अगर आपको करना है ए माइनस बी, करिए ए माइनस बी। क्या करना, ए में से बी के एलिमेंट ये वाले हटा दीजिए। हटा दिया मैंने, तो 4 5 हटा दिया, क्या बचा हमारा 1 2 3, इट इज ए माइनस बी। नाउ डू हियर बी माइनस ए। अब आई बी माइनस ए करता हूं, बी माइनस ए। ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, बी में केवल 2 ही एलिमेंट थे 4 5, तो बी में से एक एलिमेंट हटाइए, कौन से, जो कॉमन होते हैं। तो बी में कौन से एलिमेंट हैं जो एक है, यही दोनों हैं 4 5, और वो दोनों ही आपने हटा दिए, तो बचा क्या, नथिंग। तो इट मीन्स नल सेट। या वेरी इंटरेस्टिंग। तो बी माइनस ए कम दैट ओनली नल सेट। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज यू हैव ऑब्जर्व अगेन इन दैट सिनेरियो योर सेट बी वॉज सबसेट ऑफ ए। ध्यान से देखा आपने कि यहां पर जो सेट बी था वो एक का सबसेट था। इन दैट केस अगर आप बी माइनस ए करेंगे तो नल सेट आएगा, आएगा या नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट रखिएगा अपने माइंड में कि अगर बी इज सबसेट ऑफ ए दैन बी माइनस ए, तो यू कैन नोट इन दिस मैनर हियर। तो आप इसको कहीं पर नोट करेंगे कि इफ B is a subset of A, it implies that B minus A equal to 5। तो अगर B A का सबसेट है तो B माइनस A करेंगे तो 5 आएगा। ऐसे अगर A is a subset of B है, ठीक है, तो A माइनस B करेंगे तो वो 5 आएगा। तो ये हमें याद रखने की जरूरत है। थर्ड एग्जाम्पल, वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल हियर। लेट्स सेट A equal to 1 2 3 4 and set B equal to 5 6 7 8। चेक इट। ये दो सेट, ए इज दैट, बी इज दैट। क्या देख पा रहे हो इनको, हम पढ़ा चुके हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, अंडरस्टैंड, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब आपको परफॉर्म करना है ए माइनस बी। तो एज पर द डेफिनेशन क्या कहा था कि ए में से बी के एलिमेंट हटाइए, ए में से बी को टर्मिनेट करिए, ओनली ए करिए। तो ए के अंदर बी के एलिमेंट है ही नहीं, तो हटाओगे क्या, कुछ नहीं। तो इसका मतलब इट विल रिमेन नथिंग बट द ए, यानी कि वही सेट रहेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 नथिंग बट ए। तो अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं, ए और बी अगर
डिसजॉइंट सेट है तो ए माइनस बी क्या आएगा, ए ही आएगा। और अगर मैं बी माइनस ए करूँ और अगर बी माइनस ए करूँ तो क्या आएगा, बी ही आएगा, क्योंकि कुछ टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो ए माइनस बी विल रिमेन ए एंड बी माइनस ए विल रिमेन बी। अंडरस्टैंड? So these are the scenarios, these are the cases to understand about A minus B or B minus A, which is called difference of two sets. I hope समझ में आ गया होगा बच्चों, देख पा रहे होंगे। तो यहां पर इसको नोट कर लीजिए आप। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो एज पर द कंक्लूजन हमने क्या जाना कि ए माइनस बी की मैकेनिज्म क्या है, ए माइनस बी को कैसे करना होता है, क्या सीखा आपने एज ए रिजल्ट कि सेट ए में से इंटरसेक्शन पार्ट को हटाना होता है। तो मीन्स हियर हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब कि ए माइनस बी को हमने क्या समझा है, इट इज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वी कैन अंडरस्टैंड इन दिस मैनर, दिस इज द डेफिनेशन। एक्चुअली समझ सकते हैं इस बात को कि ए माइनस बी को कैसे किया जाता है, सेट ए में से क्या हटा देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पार्ट। सो दिस इज द डेफिनेशन कॉल्ड ए माइनस बी। एंड इसी तरह से अगर बी माइनस ए को समझे तो बी माइनस ए का मतलब होता है बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अंडरस्टैंड? तो ये है दोनों को समझने का और लिखने का ढंग, तरीका। अंडरस्टैंडिंग आपकी यही होनी चाहिए। इसी को हम क्वेश्चंस में भी अप्लाई करते हैं, चाहे यहाँ या कहीं और प्रोबेबिलिटीज वगैरह में। कार्डिनलिटी की अगर बात करें हम कि ए माइनस बी बी माइनस ए की कार्डिनल नंबर क्या होगी, तो वो भी यहां से समझ सकते हैं। नाउ वी कैन ऑल्सो डिफाइन द कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी कैन बी रिटन एज कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस, केवल कार्डिनल नंबर पे बात करें, हम एलिमेंट्स ना दिखाएं, केवल कार्डिनल नंबर की बात करें तो आप समझ सकते हो कि ए माइनस बी की जो कार्डिनल नंबर आएगी वो क्या होगी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी। और या एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए यहां से देखें तो दैट विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस, तो हम कार्डिनलिटी पे भी कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। बट अब बात करनी चाहिए कि सर इसका वेन डायग्राम क्या है, राइट? तो इसका वेन डायग्राम क्या है, आइए बात करते हैं कि इस ऑपरेशन को सर वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पुट द हेडिंग वेन डायग्राम। हमने यहाँ पे डिफरेंट सिनारियोज में ए माइनस बी और बी माइनस ए को करके दिखाया आपको, अलग अलग तरह के सेट्स लेके, जब वो डिसजॉइंट सेट थे, सब सेट थे, या उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट थे। तो सी द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे, देखिए वेन डायग्राम, दिस इज यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अंडरस्टैंड? दिस सेट इज ए, दिस सेट इज ए। तो यहां मुझे ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करना वेन डायग्राम से, जो कि हम जानते हैं शेडिंग के द्वारा के सारे ऑपरेशंस जो हम यहाँ पे बता रहे हैं उनका वेन डायग्राम में शेडिंग के द्वारा उनको किया जाता है। ठीक है, तो देखा हमने यहाँ पे ए माइनस बी क्या लिखा मैंने, देखो ए माइनस इंटरसेक्शन बी। तो ये पूरा एक सर्कल जो है वो ए था, इसमें से मैंने ए इंटरसेक्शन बी इस वाले पार्ट को हटा दिया, रिमेनिंग पार्ट को मुझे सेट करना होगा। सो दिस इज नथिंग बट ए माइनस बी। इस तरह से ये पार्ट, ये रीजन आपका ए माइनस बी होता है। अंडरस्टैंड? तो ये वाला जो रीजन है वो ए माइनस बी है। ऐसे बी माइनस ए को, तो बी माइनस ए का रीजन ये होगा क्योंकि ये पूरा सर्कल बी था और उसमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दें, तो ये वाला जो रीजन है वो बेटा बी माइनस ए होगा। अंडरस्टैंड? इस तरह से शेडिंग की जाती है, इस तरह से शेडिंग की जाती है। नेक्स्ट सिनेरियो, अगर मैं कहूं कि बी इज सबसेट ऑफ ए, आप सीख चुके हैं कि बी सेट जो होगा वो ए के अंदर बनेगा ऐसे, ये बाहर का ए है, ये यूनिवर्सल सेट है। लिखना जरूर ढंग से सीखना, जब आप वेन डायग्राम बनाए तो सारी चीजें मेंशन करें। बच्चे कई बार इन चीजों को लिखते नहीं कि यहाँ पे यू लिखना भूल जाते, ये सब आपको सीखना चाहिए, करना चाहिए। तो ये आपका हो गया जब बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अब मुझे परफॉर्म करना है कि सर ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी। तो क्या करना है, ए में से इंटरसेक्शन पार्ट हटा दीजिए,
तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? जब बी इंटरसेक्शन ए है, सॉरी बी सबसेट ए है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? बी होगा। होगा या नहीं होगा? कर चुके ना। अगर बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? नथिंग बट बी, राइट। तो वो इसमें ए में से डिलीट करना यानी कि हटाना, तो बी को हटा दें तो बचा क्या? बचा आपका ये दिस पार्ट, दिस पार्ट। So this will be the shading of A minus B. So this is A minus B. So by using your mind, by following the definition which you learned, you can draw the Venn diagram of any operation which you are learning here, right? तो ये आपका A minus B हो गया। आप समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। तो ये हमारा Venn diagram है डिफरेंस का। डिफरेंस अभी फिनिश नहीं हुआ है, इसको आगे भी कंटिन्यू अभी करना है। इसमें कुछ और भी है जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? पुट द हेडिंग। इट्स नॉट कंप्लीटेड एट ऑल। अभी हमने डिफरेंस समझा, आइदर ए माइनस बी और बी माइनस ए समझा। अब यहां पे एक और टर्म डिफाइन होता है डिफरेंस के लिए, वो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सो पुट द हेडिंग हियर, सिमेट्रिक डिफरेंस बच्चों। इट इज अ सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू साइड्स की व्हाट्स दिस न्यू थिंग हियर? सिमेट, अभी आपने डिफरेंस तो समझ लिया, समझ में आ गया अच्छे से। तो अब आपके मन में सवाल होगा, सर ये क्या है कि सिमेट्रिक डिफरेंस दो साइड्स का क्या होता है? ये इसी पर बेस्ड है कि जो आपने अभी सीखा ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस नाउ? लिख रहा हूं, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू साइड्स A and B is written as or denoted as A delta B। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, A delta B। ये डेल्टा का सिंबल होता है जो ट्राइंगल सा बना, A delta B, and it is read as symmetric difference of A and B in this order, right? Symmetric difference of A and B. तो A delta B, which is defined as the set of all those elements which belongs to A minus B और B माइनस सी। ये है, यानी कि यूनियन करना है। ध्यान से पढ़ो डेफिनेशन को। यहां पे कौन से एलिमेंट लिखने जा रहा हूं मैं? अब हम यहां पे वो एलिमेंट लिखने जा रहे हैं जो इन दोनों के यूनियन में होते हैं। आपने ए माइनस बी भी अभी कर लिया और बी माइनस ए भी कर लिया, और आप इन दोनों का यूनियन कर दो, दैट विल बी ए सिमेट्रिक डिफरेंस। सो व्हाट इज द मीनिंग एक्चुअली? तो इट मीन्स ए डेल्टा बी, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज एक्स सच दैट x belongs to A minus B or x belongs to B minus A. That is the meaning. Is it clear? Right or not? So you can again write the same thing like A delta B is nothing but A minus B union B minus A. इसका मतलब ये है, दिस इज अ मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस, कि जब आप एक तरफ ए माइनस बी कर रहे थे और बी माइनस ए कर रहे थे, अब अगर दोनों का यूनियन कर दिया जाए तो हमें एक नया सेट मिलेगा, एक नया ऑपरेशन हमने किया यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड हियर सिमेट्रिक डिफरेंस, जो कि नथिंग बट द यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। सिंपल इट इज। क्लियर हो गई बात ये? और जब ये आप कर रहे हो तो सोचो इसमें क्या मैकेनिज्म हो रही है, क्या हो रहा है। वेन डायग्राम से भी अगर आप इसको लोकेट करें, देखें दिमाग में, तो ए माइनस बी क्या था, इधर शेडिंग किया था, बी माइनस ए उधर शेडिंग था, क्या छूट गया बीच में? इंटरसेक्शन पार्ट। ध्यान से सोचो मैंने क्या बोला। अभी आप वेन डायग्राम को वापस देखिए,
क्या उसमें बना हुआ है, ए माइनस बी, बी माइनस ए माइनस बी इधर सेटिंग है ओनली ए, बी माइनस ए उधर सेटिंग ओनली बी, राइट। तो बीच में क्या छूटा हुआ, इंटरसेक्शन पार्ट। इट मीन्स हम अगेन इसको लिख सकते हैं और ए डेल्टा बी को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स लिख सकते हो। क्या लिख रहा हूं मैं? माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दैट वे। इसका मतलब ये ऑपरेशन क्या है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है दोनों सेट्स के लिए, सीखा आपने, देखा? वो ये है एक्चुअली कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्या होता है, यूनियन में से इंटरसेक्शन को हटा दें तो बचा हुआ ए डेल्टा बी यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी होता है। सी द डायग्राम, इसका वेन डायग्राम देखिए यहां पे क्या था जो अभी आपने बनाया था, उसी से आपको पता चल गया कि इसका वेन डायग्राम वही था, राइट। कि आपने अभी ए, इसको वेन डायग्राम से समझ लेते हैं, ए बी और यहां पे यू। तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये इंडिविजुअली ए माइनस बी और बी माइनस ए, इंडिविजुअली अलग अलग, बट ये पूरा जो एक बार में देख रहे हो, पूरा जो सेटिंग आप एक बार में देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट ए डेल्टा बी, अंडरस्टैंड। और ये क्या दिख रही है आपको, दिख पा रही है कि पूरा जो यूनियन था जो कि आप कर चुके हो पहले, पूरा यूनियन सेटिंग में से हमने इंटरसेक्शन सेटिंग को हटा दिया है, तो बची हुई शेडिंग जो है वो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है। समझ में आ गया आपको, ए डेल्टा बी है। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड। कार्डिनलिटी पे बात करूं तो इसकी कार्डिनल नंबर भी आप लिख सकते हो, कार्डिनल नंबर ऑफ ए डेल्टा बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर, पहले इसमें फिर इसमें, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, या डायरेक्टली आप सीधा ऐसे लिख दो, तो एक बार में आपको लिखना पड़ेगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए इन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी। एज पर द वेन डायग्राम आप इसकी कार्डिनल नंबर को भी समझ सकते हैं कि इस ऑपरेशन की जो कार्डिनल नंबर है दैट इज नथिंग बट द कार्डिनल नंबर ऑफ ए इन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इन, क्योंकि एज पर द कंक्लूजन यही तो हुआ है, फाइनली हुआ तो यही है कि आपने यूनियन में से इंटरसेक्शन को हटा दिया, वही बचा, दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। तो दिस इज द यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। I hope it is clear. So this is the symmetric difference. So here we completed this third operation called difference of two sets. Okay, तो अभी हमने आज के इस लेक्चर में ये तीन ऑपरेशन बच्चों समझे, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आई होप कि तीनों ऑपरेशंस क्लियर हुए होंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। द लास्ट वन, द ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। सो वी आर कंक्लूडिंग दिस लेक्चर हियर। आई होप ये सब चीज़ें क्लियर रही होंगी। तो इनको रिवाइज कीजिए घर पे, इनके क्वेश्चंस करिए, एग्जांपल्स करिए, जो कि मैंने पहले भी कहा था, केवल लिखने से, सुनने से मैथमेटिक्स क्लियर नहीं होगा, इनकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो आई होप कि आप अपनी बुक से, ओके, आपके पास जो भी मटेरियल है उससे आप इन सारे ऑपरेशंस के क्वेश्चंस आज के आज यहाँ पे आप सॉल्व करोगे अपने घर पे। दैट्स ऑल फॉर द डे। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।